हार से घबराना कैसा? हार तो जीत की तैयारी है। जो इस हार यानी कि हार जाने वाली हार, जो इस हार के हार को गले में पहन लेने वाला हार, जो इस हार के हार को जीत का मेडल डाल दे, वही असली खिलाड़ी है। हार से घबराना कैसा, ये तो जीत की बड़ी तैयारी है। आज एक ऐसी दिव्या देवी से आपको मिलवाएंगे जो एक बहुत बड़ी जीत लेकर के हमारे देश में वापस लौटी। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com। आपका बड़ा भारत शो में बहुत बहुत स्वागत है। इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की जो हमारी मेहमान, इन्होंने देश का बढ़ाया है मान। आज की हमारी मेहमान, इन्होंने देश का बढ़ाया मान। सिर्फ अखाड़े में नहीं, सोच के खिलाफ भी लड़ी है ये पहलवान। हमारे सामने आज है दिव्या काकरान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपको बड़ा भारत मैच देख के। कॉमनवेल्थ गेम में आपने 2018-2022 में दोनों दफा मेडल जीता। आपने एशियन गेम्स में भी मेडल जीता। आपने गोल्ड जीते हैं एशियन चैंपियनशिप में भी, और अर्जुन अवार्डी हैं आप इस समय। बड़ा भारत में तो आपका बहुत स्वागत है। वो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तो पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगी बेटी, ये सब तो हमने सुना है। लेकिन लड़कों से लड़ेगी बेटी तभी नई सफलताओं की सीढ़ी चढ़ेगी बेटी। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि लड़कियों को हराने में तो अच्छा लगता है, लेकिन लड़कों को हराने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो खुले अखाड़ों में लड़कों की कुश्ती तो आम बात है, लेकिन लड़कियों के लिए इनके दरवाजे थोड़े बंद रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो लड़कों के सामने ताल ठोक कर दंगल में खड़े होने का फैसला आपने पहली बार कब, कैसे और क्यों लिया? सर 2009-10 के बीच की बात है ये। तो तब मेरी जो पहली कुश्ती हुई थी वो लड़की से हुई थी। तो सिर्फ मेरे पे मात्र 30 रुपये आए थे। तो 30 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता है। तो चलो मैंने वो भी बहुत, क्योंकि मेरी पहली कमाई थी तो मैंने चुचकारे थे, लड़की के साथ कुश्ती हुई थी। तो जो मेरे पे 30 रुपये आए थे, मैं आपको बताऊंगी मैंने वो 30 रुपये का किया था क्या। 10 रुपये में बजरंग बली को बहुत मानती हूँ। 10 रुपये का बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाया था। 5 रुपये छोटे भाई को दिए थे, 5 रुपये बड़े भाई को, 10 रुपये मम्मी को जाके दिए थे। खत्म 30 रुपये। कुछ दिन बाद फिर मैं एक दंगल में गई, रामपुर वो दंगल था, 2009 की बात है, मैं बहुत छोटी थी, मेरी वीडियो भी है। तो हम दंगल में गए, हम कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे जाने के लगे, और वहाँ पे कुश्ती ना होके देखी कि लड़की नहीं आई थी। और जिन्हें बोला था कि उन गुरुजी की लड़की आएगी, वो लड़की नहीं आई। तो मैं और मेरे पापा तो बहुत परेशान हो गए। पापा ने बोल दिया कि भाई लड़कियों की कुश्ती करवाओ, तो वो बोले कि नहीं होगी। तो फिर पापा बोले कि दिव्या लड़कों से लड़ लोगे? मैंने कहा हाँ जी पापा जी, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो लड़ लूँगी। फिर पापा जी ने दंगल में ये भी बुलवा दिया कि दिव्या लड़कों से भी लड़ सकती है। तो दंगल में हाकार मच गया। तो वहाँ पे एक मतलब ताऊ से ऐसी अंकल टाइप घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को 500 रुपये दूंगा अगर इसने मेरे लड़के को हरा दिया। तो मुझे तो ये हो गया 500 रुपये, ऐसे 5 लाख के बराबर। 2009-10 की बात है ये। तो फिर मैंने, पापा ने कहा लड़ेगी? मैंने कहा हाँ जी। पापा ने कहा बेइज्जती ना हो जाए। मैंने पापा जी टेंशन मत लो आप। और जो हमारी कुश्ती स्टार्ट हुई, वो बेचारा लड़ा तो बहुत कॉन्फिडेंस से था, पर लेकिन उससे ज़्यादा जुनून मेरे अंदर था। तो उस टाइम पे जो हमारी कुश्ती स्टार्ट हुई तो अच्छे से होती रही। फिर जो वो नीचे आया, तो मैंने ईरानी दांव है जो हम टांग पे टांग चढ़ा के डालते हैं, तो मैंने उसको ईरानी डाली और चित कर लिया। 500 रुपये की कुश्ती थी, और पब्लिक ने मुझे 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये भी मिलाया मुझे, और तब जाके 3000 रुपये हुए थे। तो वो 3000 मेरे लिए तो वो 3000 मेरे लिए पता नहीं कितने थे। हम तो गिन रहे थे ऐसे ऐसे करके, इतने सारे। वो आज लड़का खुश होता होगा, ये कॉमनवेल्थ जीत के आई, इसने हराया मुझे, ऐसे किसी से नहीं हरा मैं। कहते हैं कि हौसला, जिद और कुछ कर दिखाने का जुनून, ये वो 3 मूल मंत्र हैं जिसने आपको मड से मैट तक पहुंचाया। हाँ, लेकिन जब आपने लड़कों से लड़ना शुरू किया तो बहुत समस्याएं आई होंगी। चेंजिंग रूम नहीं है लड़कियों के लिए, कॉस्ट्यूम वो लंगोट पहन के, और आप उनके साथ लड़ रहे हैं। और बहुत बारी उसके बाद ना लोग कहीं भद्दी भद्दी बातें भी करते हैं। तो क्योंकि लड़ाई आपकी केवल लड़कों से नहीं थी, आपकी लड़ाई तो एक तरह से समाज के साथ थी, जो लड़कियों को कमज़ोर मान रहा है। और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करते वक्त आपको डर नहीं लगा? समाज के जिन लोगों ने बनाए समाज के रूल, उनको चटाई आपने ज़बरदस्त धूल। तो कैसा महसूस किया आपने इस समय, क्या तकलीफें आई? सर जब उस टाइम पे पहले तो कुश्ती नहीं कराते थे, इतना डिफिकल्ट होता था ना कि नहीं कराएंगे। लड़की और लड़की कुश्ती कैसे हो सकती है, तुम खुद सोच के दिखाओ। मेरे पापा को बोलते थे कि थोड़े पागल हो क्या आप कि अपनी लड़की कुश्ती लड़की से करा रहे हो, खुद तो सोचो, हम दंगल ही नहीं होने देंगे। पहले तो यही बोलते थे। फिर मेरे पापा ने कहा हम इतनी दूर से आए हैं तो आप, और जब लड़की करने को तैयार हो तुम्हें क्या दिक्कत है?
चेंजिंग रूम नहीं होते थे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हम आसपास के दंगल होते थे, 2-3 घंटे का रास्ता होता था, तो मुझे घर से अपना कॉस्ट्यूम पहन के जाना पड़ता था। और कितनी बार ऐसे होता था कि वॉशरूम भी जाना है, पर लेकिन वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो 5-5 6-6 घंटे कॉस्ट्यूम पहन के रखना। और फिर जब लड़कों के साथ कुश्ती होती थी तो कितने लड़के ऐबदारी करते थे, मतलब मुझे डिस्टर्ब करते थे, कभी टी शर्ट खींच दी, कभी शॉर्ट्स खींच दिया कि जिससे मैं डिस्टर्ब हूँ। पर उस टाइम पे तो थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, पर लेकिन मेरा पूरा फोकस मेरी कुश्ती पे होता था, उसका फोकस होता था मुझे डिस्टर्ब करने पे, और मेरा फोकस होता था उसको हराने में। तो जब मैं उसको हराती थी तो तब पब्लिक को बहुत मज़ा आता था, क्योंकि एक लड़की और लड़की हराए कोई दिक्कत नहीं है, सेम पावर होती है लड़की और लड़कियों में, और एक ही हम मतलब ठीक है लड़ रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़की और लड़का जब लड़ते थे तो बट इतना डिफरेंस होता था कम से कम, कि लड़का यहाँ और लड़की यहाँ, और मैं तो थी भी उस टाइम पे छोटी, तो तब मैं हराती थी। तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी पब्लिक उस टाइम पे खुश भी होती थी, और कितनी बार मुझे इतना लड़ना पड़ा है ना कि मैं चित कर देती थी, तब भी वो चित नहीं देते थे। और मैं बोलती थी कि जब मैंने इसको चित कर लिया तो आप चित क्यों नहीं दे रहे हो। बिहार की बात है, जब मैं बिहार में दंगल लड़ने गई थी एक बार, तो मैंने कहा जब मैंने इस लड़के को चित कर लिया तो आप चित करने क्यों नहीं दे रहे हो। बोले ये हमारे यहाँ का दंगल और ये लड़का भी हमारे यहाँ का, हम कैसे चित दे दे। वो ये बोलने लगे, क्योंकि उनको इतनी शर्म आती थी इस चीज़ में। तो पहले तो मैं इस कारण लड़ती थी, फिर मैंने क्यों मुझे पहले तो लड़कियों के साथ तो मज़ा मतलब अच्छा लगता था, पर लड़कों के साथ ज़्यादा अच्छा क्यों लगता था, उनकी सोच के कारण। क्योंकि उनको लगता था कि लड़कियों में कम पावर होती है तो और लड़कों में ज़्यादा पावर होती है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियों में ज़्यादा पावर होती है, तभी मैं उनको मारती थी। क्या बात है। हाँ, ये झांसी की रानी है। हाँ, इतिहास सुनाता है हमें झांसी वाली रानी की कहानी, पर जब आन मान पे आ जाए तो मर्द से कम नहीं मर्दानी। तो आपने साबित कर दिया कि लड़कियों को अगर मौका दिया जाए तो वो लड़कों से कम नहीं। लेकिन शुरुआत में संघर्ष रहा। मैंने सुना आपके पिताजी काफ़ी कठोर जीवन जिया, उन्होंने लंगोट बेचने का भी काम किया। मैंने सुना कि पैसे की दिक्कत थी, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाना, आपको घी चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट चाहिए, नट्स चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया होगा, पर आपने चुनौतियों में भी आपने आपदा में अवसर ढूंढा है हर बार, और आज आप मेडल लेकर के आई हैं, इस समय मेडल लेकर के लौटी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस उम्र में सब ढूंढते हैं बेटी के लिए ससुराल, उस समय आपके पिता बने आपकी सबसे बड़ी ढाल। हाँ, तो मैं बार बार आपके पिताजी का नाम सुन रहा हूँ, पापा कहते थे लग जा, निकल जा, आगे बढ़ जा। तो आसान नहीं होता बेटी के लिए पूरे समाज से लड़ना। महावीर फोगाट ने जैसे अपनी गीता फोगाट और बबीता फोगाट के लिए लिया, लेकिन वो थोड़े हानिकारक बापू थे। तो आपके पिता भी क्या हानिकारक बापू थे? वो अपोजिट थे थोड़ा। मैं आपको बताऊँ कि पहले हम बात करते हैं कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। पापा ने मुझे कैसे कराई। समाज से पापा बाद में लड़े, पहले पापा को घर में लड़ना पड़ा मेरी माँ से। मेरी माँ मना करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि क्योंकि मेरा भाई पहलवानी करता था तो इतनी डाइट नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक जो जांग लंगोट बनाते हैं तो हमारा उस टाइम पे लंगोट 15 रुपये का 10 रुपये का बिकता था, और जो जांग होती थी वो 30 से 40 रुपये की इतनी बिकती थी, और वो भी दिन में बहुत कम। तो मम्मी ने बोली कि देव पहलवानी करेगा, तो फिर मेरे पापा बोले कि नहीं, दिव्या में वो टैलेंट है, मैंने उसको देखा है, ये अखाड़े में जाती है सिर्फ दाल रोटी खाती है और उसके बाद भी इतनी मेहनत कर रही है। तो मैं अखाड़े में गई, सिर्फ मैंने मात्र 6 या 7 दिन करी होगी, और पापा ने हमको मट्टी में मतलब छोड़ दिया कि तुम दोनों जोर करके दिखाओ। मेरा दिमाग पता नहीं ऑटोमेटिक इतना चलता था, मैंने उसको हरा दिया अखाड़े में। एकदम ये हो गया कि दिव्या तो अभी आना स्टार्ट हुआ है और मेरा भाई 1.5-2 साल से जाता था। तो पापा ने कहा कि दिव्या को पहलवान बनाना है, दिव्या में वो काबिलियत है। तो पहले तो मेरी माँ से ही लड़े, क्योंकि माँ का मोह जो होता है वो ज़्यादा बेटों में होता है। तो मेरे पापा तो फिर उस टाइम पे मेरे भाई ने भी बहुत समझदार दिखाई। भाई ने कहा कि मेरे मम्मी को समझाई, कोई बात नहीं, हम दिव्या को पहलवानी कराएंगे, और दिव्या भी हमारा भाई है, आप ये मत सोचो कि भाई कर रहा है बहन कर रही है। फिर जो मेरी दादी है उन्होंने कहा पराया धन है, इसके ऊपर तू इतना पैसा लगा रहा है, और अभी तो तुझे गांव में भी सबसे लड़ना पड़ेगा। गांव में नहीं पता कि तू इसको पहलवानी कराएगा। हमारे गांव में तो आज तक, क्योंकि उस टाइम पे 5वीं तक का स्कूल था, कि अब तक स्कूल की इतनी सुविधा नहीं हुई है, तू अभी से इसको मट्टी के खड़े में कहाँ उतार रहा है जहाँ लड़कों से कुश्ती करनी पड़ती है। तो घर में ही बहुत इस चीज़ का ऑब्जेक्शन हुआ। मेरे दादा ने कुछ बोला, मेरी दादी बोली कल को शादी भी नहीं होगी, इसके तो कान टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो इतना सब कुछ मेरे मम्मी पापा को कहा, तो फिर पापा ने कहा नहीं, अब मैं पहलवानी कराऊंगा। तो जब स्टार्टिंग हुई तो पापा ने मुझे बोला कि बाहर की चीज़ नहीं खानी है,
उसके ऊपर बोला ये खट्टा मीठा जो तू खाती है ये सब नहीं खाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं खाना। बोले खाना है, मैं खिलाऊंगा खुद लाके। तो पापा उससे एकदम अपोजिट थे, बल्कि कुछ भी अगर कभी प्रैक्टिस करने का मन भी नहीं करता था ना, तो मैं पापा को बताती थी कि पापा आज मेरा मन नहीं है, और पापा उससे डबल कराते थे, पर अपने अंदाज में। मुझे कभी पापा से डर नहीं लगा। और जब कभी बाहर का खाने का मन करता था, मैं पापा को बोलती थी कि पापा मन कर रहा है। पापा ने कहा तेरा टाइम रख रखा है ना 10 दिन का, 15 दिन का, मतलब उस टाइम पे तो बोलते थे कि दिव्या को आज बाहर का खिलाएंगे। ये कर करके इतनी मेहनत कराते थे, फिर मेरा मन ही नहीं करता था बाहर जाने का। फिर महीने 2 महीने में जब उनको लगता था कि अब तो ज़्यादा ही मैंने बच्चे को खींच दिया, जब जाके खुद साइकिल पे मैं आगे, मेरे दोनों भाई पीछे, और पापा साइकिल चला के जाते थे। और गोलगप्पे और टिक्की जो जो खाना, सिर्फ दो ये खाएगा, 2 दिख, तुझे तो पता ही है पैसे कम है। मैंने कहा मुझे पता ही है 5 रुपए का ही आएगा, जब भी आपको नहीं खिलाना। तो बिल्कुल अपोजिट थे। तो प्रैक्टिस भी कराते थे, और एक दोस्त की तरह जो वो रहे। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आज मैं यहाँ पे क्यों हूँ, सबसे बड़ा कारण ये है कि लड़कियां ना एक टाइम पे आके भटक जाती है, उनको वो राह नहीं मिलती, कोई दोस्त ऐसा नहीं मिलता। पर मेरे पिताजी ऐसे थे कि दोस्त थे मेरे, उनको मैं खुल के सब कुछ बात बताती थी, कुछ गलत किया, सही किया, या आगे क्या करूँ। तो मेरे फादर ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ गलती हुई है तो वो सब चीज़ का समाधान उनके पास होता था। Fantastic guys, lovely. Round of applause for her father. कॉमनवेल्थ में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन खास नहीं रहा, केवल 7 ही मेडल रहे। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ नजर आती है, कहाँ भारत पीछे रह गया था? आपका अगला बड़ा टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहती हैं? इंटरनेशनल मैचेस में क्या कभी रेसलिंग में आपके साथ चीटिंग हुई है? आज मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करना चाहता हूँ। अब इतने मेडल जीतते जा रहे हैं आप, एक के बाद एक। दुनिया के नंबर 2 रेसलर जो हमारे अपने बजरंग पुनिया जी हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उन्होंने 2008 से 2017 तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, जितना मैं जानता हूँ, कि उन्होंने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में सोशल मीडिया से दूर रहना। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करती हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिससे आपके फोकस को कोई नहीं हिला सकता और कभी नहीं होता डिस्ट्रैक्शन? पहली बात तो कि जब से मैं पैदा हुई हूँ और जब मेरा रिश्ता हुआ कुछ आपका रिश्ता हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू। तो वो भी पहलवान है? वो बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर है? हाँ जी, पहलवान भिड़ जाएंगे दोनों, मत बुद्धि फिर तो पता नहीं क्या होगा। तो बॉडी बिल्डर है, तो उनको भी काफी दिक्कत आ रही है वैसे एक पहलवान के साथ। तो जब मेरा जनवरी में रिश्ता हुआ तो मुझे फोन ही तभी मिला। तो मेरा वैसे इंस्टाग्राम चलता था, जो मेरे भाई है और मेरी दोस्त नीना है वो सब चलाते थे, सब मुझे बोलते थे पोस्ट डली है आज। मैंने कहा मैंने तो डाली नहीं है। तो सबको पता था वैसे कि मैं 22 साल की हो गई थी तब से मुझे फ़ोन नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले तो यही था। और कितनी चीज़ें, मेरे छोटे बाल, मेरे बहुत ही छोटे बाल रहते थे, बल्कि मैं कहती गुद्दी गुद्दी पे तो छोड़ दो, बोलते थे नहीं। तो जब मैं कभी मेरे बाल कटते थे तो मैं बस अपनी आंख बंद कर थी, मुझे रोना कि मैं थोड़े थोड़े से दिखे। मैं नीना को बोलती थी तू भी तो दोस्त है मेरी, तू भी तो लड़की है, तू भी तो बाल बढ़ा रही है। कि मैं पहलवान नहीं हूँ, आप पहलवान हो, और अभी कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आनी चाहिए। तो आपने फोकस बनाए रखा बहुत फोकस के लिए। तो बाहर की चीज़ खाना तो यही था कि अब तो खुद में एक पैशन बन जाता है कि वो तो हमें पता ही चल जाता है बड़े होने के बाद कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो बाल छोटे करना, और फ़ोन नहीं था, और कितने तरह के मतलब मैंने आज तक रिश्ते से पहले, रिश्ते के बाद मैं एक बार गई हूँ। मैं कभी अपनी 23 साल की उम्र में हॉल में नहीं गई, मैंने हॉल देखा भी नहीं है। हॉल मतलब सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल, हाँ जी। और ये क्या होते हैं वो उस पे जाते नहीं है, वो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं कैफ़े, वो जो वैसे होते हैं जिनमें लाइट वाइट जलती है, कौन से होते हैं वो, डिस्को विस्को। हाँ जी, उसमें कभी नहीं गई हूँ। तो इन चीज़ों से मुझे काफ़ी दूर रख रखा था। मुझे एक आईपॉड दिला रखा था मेरे भाई ने और मेरी दोस्त ने, कि मैंने कहा मैं गाने भी ना सुनूं, ऐसा ज़िंदगी ख़राब कर दी तुमने, मेरी पहलवान क्या बना दिया तुमने मुझे। तो इन्होंने मुझे फिर वो आईपैड दिलाया था, उसमें मैं सॉन्ग सुनती थी, तो उसमें ही मुझे तो हाँ चलो ये तो मिला कम से कम। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आप पहलवान, आपके फियांसे बॉडी बिल्डर, पूरे मोहल्ले को डरा के रखेंगे आप। तो बहुत अच्छा, एक्साइटिंग। कॉमनवेल्थ में एक प्रश्न करना चाहता हूँ, थोड़ा अलग प्रश्न है। कॉमनवेल्थ में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने देखा कि मतलब 114 मेडल रहे, जिसमें लगभग 50 के आसपास गोल्ड मेडल भी रहे। लेकिन ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन खास नहीं रहा, केवल 7 ही मेडल रहे, और गोल्ड नहीं रहा जिस एरिया में आप, खास तौर से जिस स्पोर्ट्स में आप हैं।
क्योंकि बड़े जो रेसलिंग प्लेयर्स हैं, जैसे रशिया के हैं, ईरान के हैं, जापान के, उनके आगे हम हार जाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ नजर आती है, कहाँ भारत पीछे रह गया? देखिए, ये कमी पहले थी, पर लेकिन अब जब से हमारे कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी, तब से वो आए हैं, तब से हमारी कुश्ती पहले यहाँ थी, मतलब ये धरती हो गई यहाँ थी, पर अब हमारी कुश्ती यहाँ है। अब बाहर के रेसलर ये सोचते हैं कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं। अभी कैडेट में, सब जूनियर में हमारे लड़कियों के भी और लड़कों के भी 8 गोल्ड मेडल आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे सर को ट्वीट करके बधाई दी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। उन्होंने मतलब जब वो ऐसे है कि वो हमसे मीटिंग करते हैं सीनियर पहलवानों से कि आपके साथ जो जो दिक्कतें आई थी वो आप हमें बताओ, जो बच्चों के साथ ना आए। तो हम भी उन्हें बताते हैं, और वो भी अंडर 11, अंडर 12, 15 उन सब बच्चों को बाहर विदेश में भेजते थे। और बल्कि जब हमारे टाइम में सिर्फ अंडर 20 होता था, जब हम 16 साल के भी जीतते थे तब भी हमें हार का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अपनी एज से ज़्यादा ही करते थे। तो वो अब सिस्टम में मुझे लग रहा है कि सुधार है, और जो 7 मेडल आए हैं 2024 में, इसका डबल ही रिजल्ट होगा, और गोल्ड भी कहीं दूर नहीं है। जैसे हमारी जी को मैं जानता हूँ, मेरी जी, अच्छी जी। मित्रता है। 2018 में उनके जन्मदिन 8 जनवरी को उन्होंने मुझे अपने गांव बुलाया था। वहाँ हजारों बच्चे थे, उनको सेमिनार देने के लिए। तो काफ़ी कुश्ती के पहलवानों को बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत उत्साह बढ़ाते हैं जी। ये तो बृजभूषण जी ने आपका उत्साह बढ़ाया। आपको लाइफ में कोच भी चाहिए रहता है। मेरे ख्याल से खिलाड़ी के जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो उसका कोच होता है, जो उसको हाथ पकड़ के आगे लेके चलता है। शुरू में आपके भाई देव, जो जिनको आपने हराया भी, लेकिन उन्होंने आपको ट्रेन भी किया, आपकी मदद भी करी। बाद में आपको एक फॉरेन कोच, मैंने सुना रशियन व्लादिमीर, वो आपको मिले थे। और बाद में फिर विक्रम कुमार सोनकर और प्रेमनाथ जी ने आपका काफ़ी सपोर्ट किया। तो कोच केवल टेक्निक नहीं सिखाता है, मोटिवेट भी करता है। तो आपको क्या लगता है कि कोच का क्या रोल है जीवन के अंदर? कोच हमारे मैट पे भी होते हैं, और जो उस टाइम पे हम मैट पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर लेकिन हम फ्री टाइम में भी हमें मोटिवेट होना है। तो वो कैसे? तो जैसे कि मैं ये बात नहीं बना रही हूँ, पर मैं हकीकत बोल रही हूँ कि जब मैं अभी 2022 की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रहे थे हम, अभी अगस्त को 1 तारीख को जा रहे थे, तब मैंने आपकी वीडियो देखी थी, और मेरे पास एक पर्चा भी है, वो मैं जब दिखाऊंगी, जब जो मैंने उस पर लिखा है वो पूरा हो जाएगा। तो आपकी एक वीडियो है, आपने भाग मिल्खा सर पे वीडियो बना रखी है कि वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए या फिर जो जो उन्हें करना है उन चीज़ों के लिए उन्होंने वो चीज़ लिखी थी, वाहिगुरु के पास छोड़ी थी। और तो इन चीज़ों पे भी मैंने फोकस किया, और ये भी मेरे सर ने ही बताई थी। तो जब देव मुझे कराता था तो उसको सिर्फ टेक्निक का अनुभव था, जब मेरे पापा कराते थे उन्हें दुनियादारी का अनुभव था, क्योंकि इनसे भी लड़ना पड़ता है मैट के अंदर, मिट्टी के अंदर। और जब मेरे कोच विक्रम कुमार या व्लादिमीर कोच आए, तो ये हमें मैट की और मिट्टी की ट्रेनिंग देते थे, पर लेकिन जो मेंटली जो देते हैं वो सर आपने दिए है। अरे 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 अरे, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं टीचर प्रन्योर करने जा रहा हूँ कि टीचर का जीवन कैसे अच्छा हो सके कल को, क्योंकि कुश्ती लड़ने के 5 साल 10 साल बाद, 15 साल बाद आप भी एक बड़ी कोच बनेंगी देश में। आप भी और बहुत पहलवानों को आगे बढ़ाएंगे। जो आपके फियांसे हैं आज वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो कल को वो भी कोच बनेंगे। तो एक कोच, एक टीचर, एक मेंटर, एक गाइड, एक काउंसलर, एक वीडियोप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है? क्योंकि आज एक टीचर जो है वो जितना सिखाता है उतना ही पैसा कमाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं एक सेमिनार करने जा रहा हूँ, आप सबको ही बता देता हूँ। तो आप लोग सब आइएगा, मेरे यूट्यूब पर रहेगा, जिसमें मैं एक अच्छा टीचर कैसे बना जाए, ट्रेन द ट्रेनर, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियोप्रेन्योर, वेबिनार कैसे लिया जाए, इस तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए। तो आज टीचर की बात हुई तो मैंने आपको ये गुड न्यूज़ दे दी है, फ्री सेमिनार है, सबके लिए फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है किसी से। और ये मुझे उम्मीद है मैं अब तक 10 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ, ये मेरा 11वां विश्व रिकॉर्ड होगा। आप सब आइएगा, टीचर प्रन्योर के इस प्रोग्राम को अटेंड करिएगा। बहरहाल बात करते हैं दिव्या से। और आमिर खान की दंगल आई मूवी, और आपको भी मैंने सुना है दंगल क्वीन बोला जाता है। हाँ, तो उससे वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा, महिलाएं और आगे आई, हर लड़की अपने आप को, अपने अंदर एक गीता बबीता को देखना शुरू किया, हर लड़की ने। तो क्या लगता है दंगल क्वीन के ऊपर भी कोई मूवी आएगी? जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि अभी इतनी बातें मैंने बोली है, पर लेकिन इससे ज़्यादा अभी दबी रखी है, ये समझ लीजिए मेरी किताब में, मेरे मन में। तो दंगल क्वीन ज़रूर आएगी, और आपने बोला है तो अब तो ज़रूर आनी चाहिए। तो दिव्या जी, हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करें? हाँ जी। मैं जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, आपको जल्दी जल्दी एक लाइन का आंसर देना है। तो मेरा पहला सवाल है, अब तक कितने लड़कों को दंगल में धूल चटाई? सर 100 से ऊपर। 100 से ऊपर। कभी किसी लड़की ने बोला है दीदी एक लड़का परेशान कर रहा, फिर आपने उसको अपने तरीके से सेट कर दिया? हाँ जी, सेट उसको बहुत अच्छे से किया था, मारा है मैंने एक लड़के को। कोई ऐसी चीज आपको बहुत पसंद हो लेकिन फिटनेस के लिए आपको छोड़नी पड़ी हो? हाँ जी, गोलगप्पे बहुत पसंद है, पर छोड़ने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो आप में रेसलिंग में अपना आदर्श किसको मानती हैं? सुशील पहलवान जी।
जी, क्योंकि मैंने उनकी वजह से ओलंपिक का सपना देखा है। अखाड़े की मिट्टी पर दंगल लड़ना या मैट के ऊपर कुश्ती करना, ज़्यादा मुश्किल कहाँ आती है? मैट पे। एक रेसलर तो जब मैट पे लड़ रहा होता है तो बड़ा एग्रेसिव होता है। नीली जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में दिव्या एग्रेसिव है या सॉफ्ट है? सर बहुत कूल हूँ मैं, तो मस्त हूँ, और कभी कुछ बात हो जाए तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव भी मैं ही रहती हूँ। एक बार में दिव्या कितने पुशअप मार सकती है? एक बार में कम से कम 220 मैंने मार रखे हैं। 220? हाँ जी, और वैसे मैंने 2000 मार रखे हैं। 2000? हाँ जी। बहुत सारे रेसलर होते हैं बड़े अनयूजुअल रिचुअल को फॉलो करते हैं। अनयूजुअल रिचुअल मतलब एक टोटका। हाँ, तेंदुलकर को हमने देखा कि वो बायां पैड पहले पहनते हैं हमेशा। तो दिव्या का भी कोई ऐसा टोटका है जो मैच से पहले करती है? मैं जब भी मेरी कुश्ती होती है तो मैं सीधा पैर ज़्यादा आगे रखती हूँ सबसे पहले, और दूसरा मैं टी शर्ट बचपन से ही, मतलब एक बोलना था कि जब भी कुश्ती में जाऊँ तो टी शर्ट हमेशा सीधी निकालो, तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। क्या ये सच है कि पहलवानों की कान की हड्डी टूट जाती है? उसका रीज़न क्या है? सर हमारे कान क्योंकि थोड़े ना यहाँ पे सेंसिटिव होते हैं, तो ये लगते हैं ना तभी टूट जाते हैं। देखो मेरे दोनों टूट रहे हैं। ओके, आपका अगला बड़ा टारगेट क्या है? क्या अचीव करना चाहती हैं? ओलंपिक का गोल्ड, वो भी जो 2024 में हो रहा है पेरिस में। तो वहाँ पे ओलंपिक गोल्ड आएगा? बिल्कुल आएगा सर। दैट्स वेरी गुड। दिव्या को गुस्सा कब आता है? ये मुझे ही नहीं पता मुझे गुस्सा कब आ जाए, पर लेकिन आ जाता है मुझे कभी गुस्सा, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। मुझे इतनी सी चीज़ पे भी गुस्सा आ जाता है और कभी कभी इतनी चीज़ पे भी गुस्सा नहीं आता। क्या दिव्या आगे चल के पॉलिटिक्स में नजर आएंगी? अगर दिक्कतें आई कुश्ती करने के बाद तो मैं वहाँ भी उठक पटक कर सकती हूँ। वाह क्या बात है। दिल्ली या यूपी, किसको अपना कर्म भूमि मानती हैं आप? यूपी। हस्बैंड से जब कभी कहा सुनी होगी या होती है तो बातों से मंगल होता है या फिर हाथों से दंगल होता है? सर हाथों से ही होता है, बातों से नहीं होता। हाथों से ही होता है। तो वहाँ कौन जीतता है? मैं जीतती हूँ। वो तो सिर्फ ये दिखाते हैं, मैंने कहा इधर आओ तुम पहले। तो आपको वैसे एक पिक्चर आई थी, कहती है कि थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। हाँ, तो आपको ना थप्पड़ से डर लगता है ना प्यार से, फिर भी कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता हो? अंधेरे से बहुत डर लगता है, भूत से, कि इधर को छोटी सी भी आवाज आएगी ना गूं, तो जब नीना मेरे साथ होती है, ये होते हैं, तो मैं 5 बजे रहे सुबह वॉशरूम जाना तब भी मैं इनकी उंगली पकड़ के ही जाती हूँ। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इंटरनेशनल मैचेस में क्या कभी रेसलिंग में आपके साथ चीटिंग हुई है? हाँ जी सर हुई है। 2013 में मेरे साथ चीटिंग हुई थी। मंगोलिया का ही मैच था, तो तब अगर मैं वहाँ पे जीत जाती मेरा गोल्ड आ जाता, पर लेकिन उन्होंने इतनी चीटिंग कर दी थी मेरे साथ, मुझे 1 पॉइंट नहीं दिया था, तो मेरा सिल्वर मेडल आया था। पर लेकिन उस लड़की से बदला मैंने 2015 में अपने इंडिया में लिया था आके। अच्छा। फिर मैंने उसको हराया था। वाह, क्या ये सच है कि स्कूल से बचने के लिए आपने अखाड़ा जाना शुरू किया? हाँ जी सर, आज भी पढ़ाई का तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, तभी मैं कुश्ती में आई हूँ। आज भी कहीं मैं जाती हूँ ना स्कूल में, तो बच्चे देखते हैं कि पेन लेके आ रहे हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोग्राफ के लिए, तो मैं कहती इधर को हो जाओ, नहीं नहीं मुझे नहीं दे रहा। मैं उनको बोलती हूँ दीदी प्लीज आप नाम ही लिख दो। मैंने कहा मेरे अंगूठे में चोट लग रही है, क्योंकि मेरे को सिग्नेचर भी अच्छे करने नहीं आते। ओके ओके। वैसे देखिए, दंगल शब्द को अगर तोड़ा जाए तो दंगल, ये ऐसा लगता है दम इन गर्ल। हाँ, दम इन गर्ल, तो आपके अंदर बड़ा दम है, और आपकी भी कमज़ोर से दमज़ोर बनने की जो जर्नी है, ये सफ़र आपका काबिल तारीफ़ है। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे जीतती रहे, पेरिस के ओलंपिक में आप निश्चित रूप से गोल्ड ला करके दें और देश का एकदम नाम रोशन करें। मैं विवेक बिंद्रा, और हमारे साथ पूरा देश आपके साथ खड़ा है, क्योंकि देखिए जीत कभी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं होती है। जीत होती है कोच की ट्रेनिंग की, जीत होती है आप अपनों के आशीर्वाद की, जीत होती है देश की, जीत होती है भारत की जनता की, जीत होती है हम सबकी, और आपकी जीत की हम आशा लगाए बैठे हैं। ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ, जिस भी बच्चे के अंदर कोई सपना हो आगे बढ़ने का, जिस लड़की के अंदर सपना हो आगे बढ़ने का, कितनी प्यारी है दिव्या, कितना अच्छा लगा, कितना दिल से बोलती है दिव्या। हाँ, तो ये वीडियो आप उन तक पहुँचाइए। जो दिव्या की जिंदा दिली है, उससे हो सकता है कई बच्चों को इंस्पिरेशन मिले जो मेन गोल से अपने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए दिव्या से मिलकर आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में किससे मिलना चाहते हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार। आ गया बड़ा बुधवार, द बड़ा भारत शो को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या, आपका विशेष धन्यवाद।